हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार स्वागत है। और आज विद्युत का लेक्चर 5 है और आज इसमें हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे भैया? ओम का नियम। तो ओम का नियम हमसे क्या कहता है? तो ओम का नियम केवल एक छोटी सी बात कहता है हमसे। वो छोटी सी बात क्या है? यदि किसी तार का प्रतिरोध R है और उस तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो ओम का नियम हमसे यह कहता है कि उस तार के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर, जो तार के सिरों के मध्य लगने वाला विभवांतर है ना, वो धारा के क्या होता है? अनुक्रमा अनुपाती होता है। ओम का नियम हमसे क्या कहता है? तो ओम का नियम केवल हमसे इतनी बात कहता है कि जो विभवांतर होता है किसी चालक तार का या उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है, वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब है अगर धारा का मान बढ़ेगा उस चालक तार में, तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। और अगर विभवांतर का मान उस चालक के सिरों पर कम होगा तो धारा का भी मान कम होगा। तो इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे जिनके घरों में मोटर होती है, इलेक्ट्रिक पानी वाली मोटर होती है, तो उसको आप जब ऑन करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें स्विच लगा होता है रेड कलर का, या तो दबाने वाला होता है तो चुटकुनू होता है रेड कलर का। तो जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो ऊपर दो सुइयां होती हैं, निडल होती हैं, और वो इस तरीके से जाती हैं। एक में वी लिखा रहता है, एक में ए लिखा रहता है। तो ए का मतलब हो गया अमीटर और वी का मतलब हो गया वोल्ट मीटर। तो एक आपको धारा का मान बताता है और एक आपको विभव या विभवांतर या वोल्टेज की रीडिंग देता है। और जब भी देखिएगा वो जो मीटर वाला बॉक्स होता है मोटर का, जब भी रीडिंग 200 से ज्यादा होगी और करंट की वैल्यू 8 या 10 से ज्यादा होगी, तभी मोटर ऑपरेट होगी। और कभी कभी क्या होता है कि जब आसपास की मोटरें चल रही होती हैं, ठीक है, और घर पे जब वोल्टेज कम आता है तो फिर वो मोटर ऑपरेट नहीं होती है, चलती नहीं है, पानी नहीं देती है। तो मम्मी क्या कहती है? सबसे पहले टीवी बंद करो। अगर टीवी चल रही होगी तो टीवी जरूर बंद कराएंगे, फिर टीवी फ्रिज सब आप बंद करते हैं, फिर लोड कम हो जाता है घर का और फिर मोटर ऑपरेट हो जाती है। तो ओम का नियम हम समझते। देखिए ओम का नियम है क्या? तो ओम का नियम समझने के लिए एक हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करा है, हमने एक प्रयोग किया है। और उस प्रयोग को करने के लिए हमने देखिए क्या लिया है, हमने लिया है एक सेल या बैटरी हम लेते हैं। ये हमारे पास कुंजी है। तो बात समझिएगा, सेल के प्लस वाले भाग को किससे जोड़ा? अमीटर से। ये क्या है हमारे पास? अमीटर। अमीटर हमने इसलिए लगाया क्योंकि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है ये हमें कौन बताएगा? अमीटर बताएगा। उसके बाद फिर हमने एक श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया जिसका प्रतिरोध का मान है R। उसके बाद इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य हमने एक वोल्ट मीटर लगाया। और यहां पर हमने लगाया रिहोस्टर। ठीक, रिहोस्टर की मदद से हम धारा और विभवांतर का मान बदल सकते हैं इस परिपथ में। देखिए सिंपल सी बात ये होती है, आप मेरी बात समझिएगा। जैसे कोई भी परिपथ है, ठीक, कोई भी परिपथ है, ठीक, जैसे आपके घर में जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक, फैन लगे हैं, ठीक है, बल्ब लगा है, फ्रिज है, टीवी है, सब ज्वाइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो आप कभी भी क्या करना ना, जैसे आप घर की मोटर को जैसे ऑन करते हो तो देखिएगा लाइट हल्की सी डिम हो जाएगी। मैंने क्या कहा? जैसे ही आप अपने घर की इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है ना, उसको पानी वाली को जैसे ही आप ऑन करेंगे ना, हल्की सी लाइट डिम हो जाएगी, क्योंकि लोड बढ़ गया, करंट और वोल्टेज दोनों चेंज हो गया। वोल्टेज क्या हुआ? कम हुआ भैया, क्योंकि वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकता है रेजिस्टेंस। क्या चेंज कर सकता है? रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं देखिए आपको क्या बताने वाला हूं कि पहले मैंने सेल लगाया, ठीक है, उसके बाद फिर अमीटर, ठीक है, सीरीज में श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोध के समांतर क्रम में क्या लगा दिया? वोल्ट में। वोल्ट मीटर में क्या देगा? इस परिपथ की वोल्टेज की रीडिंग देगा। और ये हमारे पास एक परिवर्ती प्रतिरोध है,
और जैसे हम इसका मान बदलेंगे तो वैसे उस परिपथ में धारा और विभव का मान परिवर्तित होगा। इस परिपथ में धारा और विभव का मान क्या होगा? परिवर्तित। क्यों? धारा और विभव को कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रतिरोध कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो प्रतिरोध को, जो रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोड कहते हैं। अच्छा, तो आपको लिखना क्या है? हमें केवल ओम के नियम में यही लिखना है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई, मतलब हमारे पास एक हमने ऐसा सेटअप तैयार करा। अब ऐसा नहीं कोई आके इसको खींच दे, ठीक। एक रीडिंग हमने यहाँ पे निकाली, जो भी मतलब वैल्यू हम निकालेंगे आई और वी की, एक रीडिंग निकाल रहे हैं और एक हम हिमालय चले जा रहे हैं निकालने, टेम्परेचर बदल जाएगा। तो मतलब जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो हमें नहीं बदलना है। तो देखिए क्या कह रहा है हमसे ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ठीक, ये तार की लंबाई है, ताप व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित रहे, आदि अपरिवर्तित रहे, तो इसके सिरों के बीच लगा विभवांतर, किसके भैया? चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर है वो v है। तथा इसमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा क्या है? I है। का जो अनुपात होता है, ठीक, जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है और इसे R का युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। तो मेरी बात समझिएगा, V और जो I है ये भैया जो विभवांतर है वो धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। अब जब ये अनुक्रमानुपाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा V अनुक्रमानुपाती, जो जब हम साइन हटाएंगे तो बराबर का साइन लगेगा और यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा R, ठीक है। और जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा, चाहे डेल्टा आप हटा भी सकते हैं, तो V बाई आई इक्वल टू R, ठीक। V बटा आई बराबर क्या हो जाएगा? R। तो R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। किसका भैया? इस चालक तार का क्या आएगा? प्रतिरोध। और जो V अपॉन आई, मतलब V और I का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है और इस नियतांक को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक। आप ये भी लिख सकते हैं, उसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। धारा का अनुपात क्या होता है मेरे भैया? नियतांक होता है, ठीक। और ये भी लिख सकते हैं धारा और जो विभवांतर है, जो सिरों के बीच लगा विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती भी होता है। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात को भी आप लिख सकते हैं और दूसरी बात को भी आप ये वाले को भी लिख सकते हैं, दोनों ही बात करेक्ट है। उसके बाद आपको देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे एक परिपथ बना देना। तो मैं परिपथ बना देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करा है, हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल लगाया है, तो हम यहाँ पे एक परिपथ बना रहे हैं, हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे एक कुंजी लगा दी। क्या लगा दी? कुंजी लगा दी। फिर हमने यहाँ पे अमीटर लगा दिया। अमीटर के बाद हमने यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया। फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक। तो हमने एक परिपथ बनाया, आप भी बना दीजिएगा। यहाँ पे हमने लगाया सेल, ये अमीटर है, ठीक है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये प्रतिरोध है और ये क्या है? रिहोस्टर, जिसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे ऑन करेंगे, इस परिपथ में क्या होगा? एक धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो धारा का मान अमीटर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? अमीटर से। और विभव का मान पता चलेगा वोल्ट मीटर से। किससे भैया? वोल्ट मीटर से। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि विभव का मान परिवर्तित करेंगे। किससे भैया? ये जो हमारे पास परिवर्ती प्रतिरोध है, रियोस्टर लगा हुआ है, इससे हम क्या करेंगे? बार बार विभव का मान परिवर्तित करेंगे और हम एक चार्ट बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे करते क्या है, बात समझिएगा। ठीक, बात समझिएगा। जैसे हमने विभव का मान शून्य कर दिया तो धारा भी क्या आएगी? शून्य आएगी। और हमने यदि विभव को बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया तो मान लीजिए धारा की वैल्यू आ रही है 2। कितनी आ रही है? 2 एम्पियर आ रही है। और जैसे ही हम विभव को डबल करेंगे, जैसे हमने कर दिया 20,
तो धारा की मान आ जाएगा उससे डबल, कितना 4 आ जाएगा। जैसे हम इसको करेंगे 40 तो धारा की मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 60 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाना है भैया, एक सेकेंड, जैसे हम यहाँ पे 60 कर देते हैं या फिर हम इसको 80 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। जैसे हम 60 नहीं, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ठीक, 80 कर दिया तो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो बात क्या है, बात समझिएगा, जैसे विभवांतर की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे आई वो आप वोल्ट मीटर से आप लिख दोगे, ठीक है, और धारा का मान आप अमीटर से देख के यहाँ पे लिख दोगे। तो आप ये जो चार्ट बनाएंगे ना, तो चार्ट में ऐसे ही होगा, जो अगर विभवांतर की वैल्यू डबल हो रही होगी, ठीक है, तो धारा की वैल्यू भी क्या होगी, डबल आएगी। क्या आएगी भैया, डबल आएगी। तो फिर हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं भैया, एक ग्राफ खींचते हैं। और ये जो ग्राफ हमारा होता है ना, ये हमारा होता है धारा और विभवांतर के बीच में। तो ये V और I का ग्राफ है, V और I, मतलब विभव या विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ है। तो देखिए कैसे, जब विभवांतर का मान शून्य था तो धारा का भी मान शून्य था, ठीक। और जैसे ही विभवांतर का मान हमने कितना कर दिया 10, फिर हमने करा 20 और फिर हमने करा 40, तो वैसे ही देखिए धारा का मान कितना हुआ, पहले हुआ 2, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 6, ठीक। और फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे कि डेड 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 डेस करके ये यहाँ पे मिल रहा है, डेड डेड डेस करके वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, डेड डेस करके वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो वैल्यू आने वाली है ना, ये यहाँ पर आएंगी, मीट कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचेंगे। तो ये ग्राफ आ रहा है सरल रेखा में, कैसे आ रहा है, सरल रेखा में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि V और I का ग्राफ एक सरल रेखा में आता है तो यह ओम के नियम का पालन करता है, और अगर सरल रेखा में नहीं आएगा V और I का ग्राफ तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। तो ओम का नियम हमसे क्या कहता है, ओम के नियम इतनी बात कहता है, किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, या आप कह सकते हैं किसी चालक के सिरों में लगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमा अनुपाती होता है। इसका मतलब अगर धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, और विभवांतर का मान कम होगा तो धारा का भी मान कम होगा। ठीक है भैया, इतना हम कह सकते हैं। और आपको याद रखना है कि R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई। R क्या है, प्रतिरोध, किसका भैया, इस चालक तार का प्रतिरोध होता है, ठीक। ये आपको सर्किट बना के आना है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि ये भैया क्या है, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल जो हमने सेटअप करा, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जब रीडिंग निकालेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ठीक, एक सरल रेखा में ग्राफ हमें मिलता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है, और देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है निकटवर्ती आरेख में मान ज्ञात कीजिए, निकटवर्ती आरेख में मान ज्ञात कीजिए। और मान किसका ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा काम परिपथ में धारा, परिपथ में धारा तो ओम का नियम लगेगा। उसके बाद 8 ओम प्रतिरोध के बीच वोल्टेज का अंतर, मतलब विभव आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जैसे हमें बोर्ड में लिखना है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पहले चूहा चलाएंगे हम, यहां से चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, तो ये दोनों कायमे हैं समांतर में। फिर चूहा आराम से घूमेगा, जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो एक, जब इन दो दो को सॉल्व करेंगे समांतर में तो एक आंसर आएगा, एक एक और 3 आंसर आएगा 5 ओम। लेकिन मैं लिख देता हूं, तो आप यहां लिखते हैं, इसको मानेंगे R1 और इसको मानेंगे R2। एक डायग्राम आपको पेपर में बना मिलेगा, और एक डायग्राम आप अपने बोर्ड वाली कॉपी में तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक। तो आप लिखिएगा माना कि R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 2 ओम के दो प्रतिरोध के दो
प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में अतः तुल्य प्रतिरोध वन अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक, जो तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर वन का मान चपकाएंगे। तो आर वन का मान कितना है, 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो हम लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे, वो 2 लेंगे और 1 + 1 तो आर इक्विवेलेंट। तो भैया 1 और 1 2 और 2/2 एक आंसर आएगा, उल्टा करेंगे तब भी एक आंसर आएगा। तो हमारा जो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आया है आर इक्विवेलेंट का, वो आया है 1 ओम। मतलब अब ये दोनों तो सॉल्व हो गए, ये दोनों तो सॉल्व होके कितना बन गए, 1 ओम बन गए। अब 1 1 1 तो आप यहाँ पे लिखिएगा, इसको हम आर इक्विवेलेंट है ना हमारा, तो आज इसको हम आर इक्विवेलेंट डैश मान लेते हैं। क्या मान, डैश। डैश मानेंगे ना तो उससे क्या होगा ना, इसको डैश मान लिया हमने, ठीक, आर इक्विवेलेंट डैश इन दोनों का। तो अब यहां लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे अब आर इक्विवेलेंट डैश कॉमा जो 1 ओम आया है हमारा, और ये क्या है, इसको मान लेंगे R3 बराबर 1 ओम व R4 बराबर 3 ओम के प्रतिरोध अब चूहा चल रहा है, घूम रहा है, चूहे को कोई दिक्कत नहीं, तो ये कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। कौन सा, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तो यहां पे जो तुल्य प्रतिरोध आना है, प्रतिरोध, तो यहां पे जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा आर इक्विवेलेंट, डायरेक्ट जोड़ देना है सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 की जगह पे जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने माना है आर इक्विवेलेंट डैश, जिसकी मान आया था 1 ओम। उसके बाद R2 इसको मान लेते हैं 1 ओम और R3 मान लेते हैं इसको, तो कितना आएगा 3। अब ये हमारे पास आ गया कितना, 5 ओम। कितना आ गया मेरे भैया, 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध जो आया पूरे परिपथ का, वो आ गया हमारे पास 5 ओम। कितना आ गया मेरे भैया, 5 ओम। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का होगा तो ऊपर वाले के लिए 1 फिर 1 फिर 1, ठीक है। वैसे इतने काम के लिए आपको उसे 3 मार्क्स देना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, परिपथ में धारा निकालना। क्या निकालना है, परिपथ में धारा। तो हम सेकंड करते हैं, ठीक। आप लगाएंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम मेरे भैया हम लोगों से क्या कहता है, R बराबर V अपॉन आई। R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई कहता है। अब यहां पे हम R का मान रख देंगे, ठीक। तो हम यहां पे R का मान रखते हैं। तो R का मान कितना आया हमारे पास, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध आया है हमारे पास 5, और V का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट अपॉन आई। जैसे हम कट करेंगे तो I का मान आ जाएगा कितना हमारे पास, 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। अब I का मान आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा काम है 3 ओम के प्रतिरोध
के बीच विभवांतर या वोल्टेज का अंतर, तो 3 ओम का जो प्रतिरोध है वो ये है। अब चूहा यहां से कितने का चल रहा है, तो चूहा निकलेगा कितने का, चूहा निकलेगा 2 एम्पियर का, क्योंकि पूरे परिपथ में, ठीक, पूरे परिपथ में, ये पूरा जब एक मिला दिया तब की बात हो रही है, तो पूरे परिपथ में जब चूहा इस तरीके से घूम रहा है तो चूहा घूमेगा 1 एम्पियर का। कितने घूमेगा भैया, कितना निकला है, 2। तो चूहा कितने घूम रहा है, 2 एम्पियर का। कितने पूरे परिपथ में कितने घूम रहा है, 2 एम्पियर का चूहा घूम रहा है। तो इसमें भी चूहा कितने का होगा, 2 एम्पियर का। अब निकालना क्या है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर निकालना है 3 ओम के प्रतिरोधक। तो फिर से ओम का नियम लगा देंगे, तो फिर से हम यहां लिखते हैं ओम के नियम से। तो ओम के नियम से तो R बराबर V अपॉन आई। अब R का मान यहां पे है, क्योंकि हमें 3 ओम के प्रतिरोध में निकाल रहे हैं, तो यहां R3 लिख देते हैं। तो R3 की जगह हमने 3 लिख दिया, और V हमें निकालना है, और I का मान कितना है, 2। कितना है, 2। तो यहां पे जो हमारा आने वाला है V, 3 दूनी 6, तो 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6 वोल्ट। अच्छे से देख लीजिए, इसको हटाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारे पास, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम बढ़ते हैं। अच्छा बच्चा लोग, जैसे आज बाल दिवस है, और ये वीडियो तो आपको थोड़े दिन बाद मिलेगी, 2-4 दिन बाद मिलेगी, बाल दिवस के बाद। तो आप सभी स्टूडेंटों को, जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि वीडियो 2-3 दिन बाद ही अपलोड होती हैं। और मैं यहाँ पे कुछ फालतू की बातें नहीं करता, क्योंकि आपका टाइम जो है ना, बोर्ड का इस समय काफ़ी प्रीसियस टाइम है। मुझे फालतू आपको डाइवर्ट नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना, लेकिन मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और फालतू बकवास करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। मैं यहाँ पे कोई फालतू मजाक करूँ या कुछ डिस्टर्बेंस करूँ, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर एग्जाम में आता हो तो मैं कर देता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकटवर्ती आरेख में मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा, क्या निकालना है, परिपथ में धारा। और क्या निकालना है, 2 ओम प्रतिरोध के बीच वोल्टेज का अंतर, मतलब 2 ओम का जो प्रतिरोध है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, इसमें आपको विभवांतर निकालना है। तो पहला काम देखिए, कोई भी परिपथ आपको मिले, ठीक है, परिपथ में सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध चाहिए। जब आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा तभी आप उस परिपथ में धारा निकाल सकते हैं, और धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगेगा। तो पहला काम है तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको R1 ले लीजिए, ठीक है, R1 इसको ना लीजिए, क्योंकि मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखिए, चूहा चलाते हैं हम, जैसे चूहा चलाए, तो चूहा चला आराम से, चूहे यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं। चूहे को दिक्कत आई यहाँ पे, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, तो सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे। अब चूहा कंफ्यूज हुआ, तो ये तीनों काहे में है, समांतर क्रम में। तीनों काहे में भैया, समांतर क्रम में। अगर ये तीनों समांतर में है, जब सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ काहे में आ जाएंगे, श्रेणी में आ जाएंगे पूरा। ठीक है, तो मैं 3 3 3, अगर 3 समांतर में है और तीनों की वैल्यू 3 है, तो इसका तिहाई कर दीजिए। तो 3 का तिहाई कितना होता है, 1। आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन हमें लिखना है बोर्ड में। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना कि, इसको R1 लेंगे, R2 इसको R3। तो माना कि R1 बराबर 3 ओम, कॉमा R1 बराबर 3 ओम, कॉमा R2 बराबर 3 ओम, व R3 बराबर 3 ओम के 3 प्रतिरोध के, भैया 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको मान लेते हैं R डैश। श्रेणी क्रम में क्या होता है, उल्टा करके जोड़ते हैं और उल्टा करके आंसर आता है। तो यहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हम लगाएंगे यहाँ पे सूत्र या फॉर्मूला,
और यहाँ पे आर डैश का मान निकालना है बराबर R1 का मान 3, R2 का मान 3 और R3 का मान 3। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम तो 3 आएगा, 1 धन 1 धन 1, तो 3 बार 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3/3 तो 1/R डैश 1/R डैश। तो यहाँ पे जो R डैश आएगा जब कट करेंगे हम इसको तो कितना आने वाला है, 1 ओम आने वाला है। इन तीनों को सॉल्व करने पे 1 आएगा, मैंने जैसा आपसे कहा था। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ओम का नियम। क्या लगाएंगे, तो हम दूसरा पार्ट इसका नहीं, इसका पहले ही पार्ट हमें सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए हमें ये निकालना पड़ता है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है। तो क्या पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया? अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी तो हमने केवल इसको सॉल्व करा है, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, अब ओम का नियम अभी नहीं लगाना है, जब तक पूरे परिपथ को नहीं सॉल्व कर लेना है। ये धारा का मान निकालना है, चूहे का मान निकालना है। तो अब आर डैश इसको ले लेंगे R4, आर डैश व R4 बराबर 2 ओम। श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है भैया? श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, तो जो तुल्य प्रतिरोध आने वाला है वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आर डैश प्लस R4। डायरेक्ट जोड़ देना है दोनों को, तो यहां पे आ जाएगा 1 धन 2। ठीक, तो यह आ जाना है आपका कितना, 3 ओम। यह आ गया तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, तो दूसरा काम हमें ये करना है, दूसरा काम, एक सेकेंड, ये लाइन सीधी खींचनी चाहिए। दूसरा काम है ओम का नियम लगाना, तो दूसरा काम हम करेंगे ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहला ही पार्ट हमें सॉल्व करना है, पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसका परिपथ में धारा निकालनी है, तो ओम का नियम, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, तो R बराबर होता है V/I, R बराबर V/I। अब R का मान कितना है, तुल्य प्रतिरोध जो पूरे परिपथ का प्रतिरोध है वो 3 है, और विभवांतर हमें 6 दिया है, और I का मान निकालना है, तो I का मान हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा धारा का मान। अब धारा का मान आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, परिपथ में धारा का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर, 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालना है, तो इसके मध्य विभवांतर निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से R बराबर V/I, R बराबर V/I। तो विभवांतर निकालना है, तो V बराबर IR। अब धारा कितनी है, तो चूहा इसमें कितने का जा रहा है, तो चूहा देखिए इसमें कितने का जा रहा है, तो चूहा यहाँ पे 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का चूहा जा रहा है। ठीक, 2 ओम के प्रतिरोध में 2, और प्रतिरोध कितना है 2, तो वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं।